नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में आपकी एक्सपायरी डे पर अप्रोच कर रहे इंडिसेस पर और निफ्टी और निफ्टी बैंक पे सब पे करेंगे बातचीत और किन स्टॉक फ्यूचर्स को सेकंड हाफ के लिए आपको चेस करना है, ऑप्शंस में क्या करना है, सब पे करेंगे बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज प्रशांत सावंत, उनसे करेंगे बातचीत। और इंडिसेस देखिए आइए आपकी स्क्रीन पे 22,165 कंप्लीट कोलैप्स, निफ्टी बैंक लेके आइए 47,503 कंप्लीट कोलैप्स। और दिक्कत का विषय वही 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिवर्सल और दिक्कत का विषय वही एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग। देखिए आज सुबह भी जब हम मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, हर चीज़ से पहले निफ्टी बैंक से हमने एक पहले बात की थी कि ये आज से 2 महीने पहले वाला बाजार नहीं है और एक किसी भी स्ट्रॉन्ग मूव या फिर एक्सपेक्टेड मूव के आगे एक बात ध्यान रखिएगा कि एफआईएस की सेलिंग आ रही है। इंडेक्स को वो बड़े मैग्नीट्यूड में आप देखें रोज बरोज बेच रहे हैं। 2,45,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। गैप अप सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और अगर होगा भी तो इट विल टेक टाइम। मॉर्निंग के अप्रोच का थी लेवल लेके आइएगा। हमारे लिए क्रिटिकल था आज 276,305। इसके ऊपर हम खुले। देखिए शुरू में एक एडवांटेज था हमारे पास, निफ्टी आई थी और वो होना भी था कल जिस प्रकार का नेस्डेक का प्राइस परफॉर्मेंस या फिर यूएस मार्केट थे। पर एक बात मैंने क्लियर कही थी, इट विल टेक टाइम। इसके ऊपर सस्टेन होने में वक्त लगेगा। नहीं हुआ, रेजिस्टेंस की प्लेट ले गई पहले स्क्रीन पे। और अगर ये 30 पॉइंट कोलैप्स हुए 276 और 302, अगर ये कोलैप्स हुए तो शॉर्ट जाने में परहेज मत कीजिएगा। कमेंट्री की लाइन में क्लियरली मेंशन था, द मोमेंट यू विल सरेंडर फर्स्ट रेजिस्टेंस अ शॉर्ट विल वर्क। और कहां तक वो था? बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। वो बेस वन जो मैंने डिस्कस किया था आज, और इनफैक्ट जब 10 बजे आशीष और मैं डिस्कस कर भी रहे थे, आपका निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपायरी डे में प्लेस था करीब 2213 पर। वो कोलैप्स हुआ और ऑलमोस्ट आप देखिए हम बेस वन पर अभी एक लो लगा के आए हैं, एग्जैक्टली बिटवीन इस 22139 और 22080 के बीच में। अब करीब 171 पॉइंट पे हम ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्ग ट्रेड को पिक करने का जो जोन था वो बेस वन ही था। कमेंट्री को जाके पढ़िएगा बारीकी से, एग्जैक्टली यही लिखा था कि अगर हम कोलैप्स होते हैं तो शॉर्ट ट्रेड और बेस वन एक ट्रेड का, लॉन्ग ट्रेड का मौका देगा। आप इस वक्त के स्टैट्स को देखिए, वो क्या करें। देखिए मैं दो ये स्थिति मान के चल रहा हूँ, आपने शॉर्ट भी किया हो, आपने लॉन्ग भी किया हो, या दोनों में से एक भी किया हो। अब इस वक्त के स्टैट्स क्या करें? इट्स एन एक्सपायरी डे और कॉल राइटर्स कहाँ पे काबिज हो रहे हैं, कहाँ पे ग्रिप ले रहे हैं, उसको आके देखते हैं, उसको सेंस करने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्लियर विजिबल है कि कॉल राइटर्स ने 22,200, अब 22,200 पे क्या था? 22,200 पे कल क्लोज था, 22,200 पे 50 डे में प्लेस था। आप उसने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया और आउटस्टैंडिंग आई हो गया करीब 2 करोड़ का। और 22,100 पे करीब 1.5 करोड़ की पुट, जो कि इंडिकेट करता है कि ये एक्सपायरी अब करीब 22,130 और 22,180 के बीच में होनी चाहिए। तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे पास अभी कोई ट्रेड रिकमेंड करने को नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो एक्शन था वो हो चुका है। 300 पे कॉल राइटर था, 300 पे फॉलोइंग 20 डे में था, 200 पे पुट राइटर था, 200 पे अगर आप देखें 50 डे में था। वो कोलैप्स हुआ, बेस वन मिला, बेस वन से पुल बैक आ चुका है। बट एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी मेरे को लग नहीं रही है। देखिए ट्रेड की पॉसिबिलिटी अब तभी बनेगी जब बेस वन दोबारा आए या फिर आप एक बार के लिए इंट्राडे में 22,210 220 की ट्रैजेक्टरी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपने 10:40 के आसपास वायलेट की है, उसको रीगेन कर जाए, तब थोड़ा दिमाग लगाइएगा। बट एज ऑफ नाउ नहीं। अभी हमने क्या देखा डेटा में? हमने देखा 22,200 पे कॉल राइटर आ गया है, तो 22,212 220 निकले तब जाके कोई ट्रेड बनेगा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। लेके आइए लेवल्स, इट्स 47,501। सुबह का जरा लेवल लेके आइएगा। क्या बात हुई थी? क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस अभी भी परसिस्ट करता है 47,910 एंड 48,077 पे। और कॉल राइटर्स ये नहीं टिके, ये पार नहीं हो शॉर्ट। और शॉर्ट करने के लिए अगर आप देखें, जब बात की गई थी तो वो शॉर्ट के टारगेट्स क्या रखने हैं हमको? वो रखना है बेस वन। बेस वन क्या है? लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। वो बेस वन स्लाइड वन में डिस्कस किया गया था, वो था करीब 47,613 एंड 479 की ट्रैजेक्टरी। ऑलमोस्ट अगर आप देखें हम उस ट्रैजेक्टरी में आते हुए, मैं आपसे यही कहूँगा जरा एक बार अब देखिए आप स्टैट्स क्या कह रहे हैं। क्योंकि देखिए ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए आज ये पहला डे है फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट का। 47,500 पे उतने बड़े कॉल राइटर्स नहीं आए हैं, बट स्टिल हाँ हैवीली प्लेस्ड है। और 47,700 पे और 47,800 पे
और नीचे पुट राइटर्स कहीं पे विजिबल हैं तो बड़े वो हैं 47,000 पे। इस डेटा को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी पेन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, और ये डेटा यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर बैंक निफ्टी ने 47,700 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन नहीं किया तो बेस 2 तक की भी गिरावट संभव है। क्योंकि पुट राइटर्स पे मेरे को कोई कन्विक्शन नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेटा से कन्विंस्ड हूँ बैंक निफ्टी के लिए कि ये एक फर्दर डिप दे सकता है टुवर्ड्स बेस 2, तो नज़र रखिएगा। और अगर 47,700 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करना शुरू करे तो फिर उस थॉट पे काम मत करिएगा। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, क्लियरली हाई लेवल्स का प्रेशर स्क्रीन पे इंडिसेस पे विजिबल है, स्टॉक फ्यूचर्स पे विजिबल है। आपका व्यू, आपके 3 स्टॉक्स और इंडिसेस पे आपका व्यू। जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स को देखें तो अभी जो लो बना हुआ है ऑलमोस्ट 22,200 टच एंड गो उसी लेवल पे। मुझे लग रहा है आफ्टरनून के सत्र में ये एक बार टेस्ट या ब्रेक भी हो सकता है, और अगर ये ब्रेक हो तो जो लेवल नेक्स्ट सपोर्ट की तरह फ्यूचर्स पे काम करेगा वो होगा 22,135, 22,135। मुझे लग रहा है इस स्विंग के लिए ये लेवल बहुत अहम होगा, और ये अगर ब्रेक होता है तो शायद पेन बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन हो, मुझे लग रहा है आज के लो पे इर्द-गिर्द स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करें। अगर वो ब्रेक हो रहा है तो आप एक बार एग्जिट कर लीजिए। ओवरऑल शॉर्टिंग की सलाह मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं अगले 1-2 दिनों में इस जोन में जो मैंने कहा फ्यूचर्स में 22,135 से लेके 22,050, इस 50-60 पॉइंट के जोन में मैं अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां एक लॉन्ग इनिशिएट करना चाहूंगा। तो फिलहाल निफ्टी के ऊपर मेरी राय होगी वेट एंड वॉच की। और जैसे मैंने कहा एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स आज के डे लो के नीचे 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रिगर हो जाए तो आप एक बार एग्जिट ले लीजिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो यहाँ पे क्लियर कट ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है, और आज हमने जो लो बनाया हुआ है ऑलमोस्ट 47,500 47,480 के आसपास फ्यूचर्स में है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और भी वीकनेस बढ़ सकती है। जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है वो है 47,350, 47,350, 47,400। ओवरऑल ये जोन मुझे लग रहा है इंटैक्ट रहना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर एक बाउंस मिले तो हम एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल इन लेवल्स पे दोनों इंडाइसेस पे कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होगी, दोनों ही वेट एंड वॉच लेवल पे होंगे, बट दोनों में वीकनेस है और चांसेस है कि आज के डे लो ब्रेक होके थोड़े और निचले लेवल्स नजर आए। बिल्कुल, और ये परिस्थिति मेरे को बैंक निफ्टी पे ज़्यादा लग रही है। खैर प्रशांत, थोड़ा समय का अभाव है, जल्दी से अपने 3 ट्रेड्स बताइए, क्या क्या पिक कर रहे हैं आप स्टॉक फ्यूचर्स में। जी वीरू जी, मिक्स एंड मैच मैंने एक स्ट्रैटेजी ऐसी देखी जहाँ पे स्टॉक सपोर्ट के नजदीक हो ताकि रिस्क कम हो। तो फर्स्ट पिक मेरी होगी इंडियन होटल्स। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 560, 560, टारगेट 595, 595 का। नेक्स्ट पिक टेक महिंद्रा, ये थोड़ा सा ब्रेकआउट के कगार पे बट यहाँ स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1284, 1284, और यहाँ से टारगेट होगा 1340, 1340 का। नेक्स्ट पिक अगेन एक बेस फॉर्मेशन डीएलएफ में नजर आ रही है, या 825 का स्टॉप लॉस, 825 का टारगेट रखेंगे 865, 865 का। दूसरा ट्रेड आपका? जी वीरू जी, इंडियन होटल्स, टेक महिंद्रा और डीएलएफ, ये 3 मेरे पिक्स होंगे। टेक महिंद्रा में स्टॉप लॉस 1284, 1284, टारगेट 1340, और डीएलएफ में 825 का स्टॉप लॉस और 865, 865 का टारगेट। ओके, लास्ट वाला सुन नहीं पाया था हम एग्जैक्टली। अगर आप देखें तो तीन ट्रेड्स हो गए यहाँ पे, इंडियन होटल्स और आपका एक डीएलएफ, ये 2 और अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स और टेक महिंद्रा, ये 3 स्टॉक्स हैं। अभी कुछ देर में इनफैक्ट मैनेजमेंट जुड़ चुकी होगी हमारे साथ, जिंदल स्टेनलेस पे नंबर से बातचीत करेंगे, और श्री अनुराग मंत्री हमारे साथ ग्रुप सीएफओ जिंदल स्टेनलेस के मौजूद हैं, इनफैक्ट जुड़ चुके हैं। पहले आपको जिंदल स्टेनलेस की एक प्राइस परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। आज खुला काफ़ी वीक नोट पे था, बट एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी 685 पे, और ये मैनेजमेंट से बातचीत आप सब लोग सुनने में बड़े इच्छुक भी होंगे। मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल में है, और याद रखिएगा जिंदल स्टेनलेस अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। इस दौर का हाई इसका था करीब 745 का। आज थोड़ी इनिशियली सॉफ्टनेस थी, लेकिन अब ऑलमोस्ट हाई पर ट्रेड करता हुआ। आपकी स्क्रीन पे नंबर्स हैं, और हमारे साथ इस वक्त अनुराग जी जुड़े भी हैं। अनुराग मंत्री जी, ग्रुप सीएफओ जिंदल स्टेनलेस के। अनुराग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले आई थिंक मैं नंबर्स देखूं तो यहाँ पे प्रॉफिट्स में एक डिक्लाइन और करीब 34% का, और रेवेन्यू में करीब 2.25%, 3% का। एबिटा अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें आपका 9.5% गिरा वाई बेसिस पे। मार्जिन्स करीब 11% की ट्रैजेक्टरी में वर्सेस 11.7।
ये मोटे तौर पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल्स की साइकिल में ये सॉफ्टनेस नंबर्स में फ्रॉम टॉप टू डाउन, आई मीन टॉप टू बॉटम नज़र क्यों आ रही है? स्पेशली ये जो मार्जिन्स आपके 11% की ट्रैजेक्टरी में रहे हैं, इसका कारण क्या रहा? तो वीरेंद्र, ये अगर आपने जो क्वार्टर फोर की बात की, आई थिंक क्वार्टर फोर थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड क्वार्टर कहूँ तो, अगर हमारे ट्रेड के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि क्या है कि इसमें जो हमारा की रॉ मटेरियल है निकल, वो कंसिस्टेंटली अनप्रेसिडेंटली 9 महीने से गिरता जा रहा था। तो मई ऑनवर्ड टिल फेब मिड तक ये गिरता रहा। तो जब कंटिन्यूअस मेटल गिरता रहता है, और जो हमारा एक्चुअली अगर आप देखेंगे जो हमारा ब्लेंडेड EBITDA होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है हाई एंड एक्सपोर्ट मार्केट, हाई एंड इंडियन मार्केट एंड सम ऑफ द अदर इंडियन मार्केट। नाउ हाई एंड इंडियन मार्केट वी कंटिन्यू टू टैप ऑटो, रेलवेज, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, लिफ्ट एलिवेटर्स, वो हम टैप करते रहे। लेकिन यूरोप मार्केट में और जो एक्सपोर्ट मार्केट में सॉफ्टनेस थी, तो उसके चलते हमारा, और स्पेशली देन रेड सी क्राइसिस के बाद वहां के जो फ्रेट्स भी बहुत बढ़ गए थे 4 से 5 टाइम, उसके कारण भी हमारे एक्सपोर्ट थोड़े सबड्यूड रहे। तो उसका वो एक्सपोर्ट हम ज्यादा मार्जिन को नहीं मैनेज कर पाए। तो उसके कारण क्या हुआ कि हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके ब्लेंडेड EBITDA कम, हमारे ओवरऑल जो हमारे अर्निंग में दिख रहे हैं। लेकिन ये क्वार्टर फोर का, अगर आप साल के फुल ईयर बेसिस पे देखेंगे, तो इस साल हमने 23% की वॉल्यूम ग्रोथ दी है। अगर पूरे साल के नतीजों पे मैं करूं, FY 24 वर्सेज FY 23 का, तो 23% की वॉल्यूम ग्रोथ है। पैट लेवल पे भी देयर इज अ गुड इंक्रीज विच यू कैन सी, 2000 करोड़ के आसपास का पैट था, जो 2500 करोड़ के ऊपर का पैट है। तो आई थिंक ओवरऑल वी आर इन अ राइट ट्रेजेक्टरी, बिकॉज अगले साल भी हम ऐसे ही ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ पे हम फोकस करते रहेंगे। लेकिन लास्ट क्वार्टर, बिकॉज ऑफ द थ्री डेवलपमेंट which happened together, which I explained, that one is consistent and sharp fall in nickel prices, second was the subdued export market demand, and third was the Red Sea crisis. ये तीन का इम्पैक्ट के कारण थोड़ा क्वार्टर फोर वाज सॉफ्ट, बट अदरवाइज हमने फुल ईयर के बेसिस पे भी स्टिल मेंटेन आवर, मैनेज टू डिलीवर आवर वॉल्यूम गाइडेंस विच वी सेड 20%, तो हमने 23% का वॉल्यूम ग्रोथ किया उसके अगेंस्ट। और अगर हम फुल ईयर पे देखेंगे तो हमारे EBITDA पर टन के मार्जिन 18,500 रहे, जो ऑलमोस्ट जो हमारी रेंज 18 से 20 उसके अंदर ही थे। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री प्राइसिंग का डैमेज हुआ था, कंसीडरिंग निकल प्राइसेस सॉफ्ट हुए थे, ये क्या ट्रांसलेट Q1 में भी होगा? नहीं, सो आपने देखा होगा निकल हैज स्टार्टेड रीबाउंडिंग। टिपिकली निकल जनरली रेंज बाउंड रहता है, एक साथ कंसिस्टेंट फॉल नहीं होता, 2-3 महीने फॉल होता है, वापस चलता है, तो इट्स रेंज बाउंड। ये थोड़ा सा बहुत टाइम बाद ऐसा देखा हमने, कंसिस्टेंटली 9 महीने तक फॉल हुआ, और जो लास्ट क्वार्टर था उसमें सबसे ज्यादा फॉल हुआ, तो उसके चलते। लेकिन मार्च ऑनवर्ड वी स्टार्टेड सीइंग अ निकल रीबाउंडिंग, एंड जो हमको दिख भी रहा है इस क्वार्टर ऑनवर्ड, क्वार्टर वन इज एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन क्वार्टर फोर। एंड इसी के चलते हम जो अपनी गाइडेंस है फुल ईयर की FY 25 की, वी आर सेइंग कि क्वार्टर फोर इज नॉट रियली अ रिप्रेजेंटेशन। जो फुल ईयर है नेक्स्ट ईयर भी हम बोल रहे हैं कि हम अनदर 20% वॉल्यूम ग्रोथ कर पाएंगे। तो आप देखिए कंसिस्टेंट दो साल पहले हमने 23% की, उसके बाद हम वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं FY 25 में जो 20% है। एंड जो मार्जिन है वो हम बोल रहे हैं कि हम ऑल फुल ईयर बेसिस 18 से 20,000 EBITDA पर टन का मार्जिन हम टारगेट कर रहे हैं अचीव करने का इन FY 25। ओके सर, मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है, बस मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि अभी मोटे तौर पे बात हो गई एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी, निकल प्राइसेस को लेकर भी बातचीत हो गई, एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट को लेकर बातचीत हो गई। आप जो अपने एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, जिसमें आपने करीब करीब 5400 करोड़ रुपए की अमाउंट निर्धारित की है, इसमें इंक्लूडिंग इंडोनेशियन JV एज वेल। मेरी हिस्टोरिकली जब से आपसे बातचीत हुई है, आप इंडोनेशिया में आपके जो आपका अब तक का आई थिंक अनुभव रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। वहां पे फिर एक बार JV फॉर्म करना, इसका बड़ा कारण क्या था? नहीं, आई थिंक विदिन आप मैं थोड़ा सा डाइसेक्ट कर देता हूँ। जो अभी हमारा ऑपरेशन था इंडोनेशिया में, वो खाली फिनिशिंग लाइन का था, कोल्ड रोल यूनिट का था। तो कोल्ड रोल यूनिट में क्या है, फिनिशिंग प्रोडक्ट में तो वहां पे कंपटीशन है, चाइना मार्केट, लोकल इंडोनेशियन प्लेयर। अभी हमने जो JV की है वो हमारा मेल्ट शॉप की है, जिसमें हम वहां पे रॉ मटेरियल, क्योंकि निकल जो सबसे ज्यादा है वो इंडोनेशिया में है और निकल के रिसोर्सेज इंडिया में नहीं है। तो ये खाली हम मटेरियल लाएंगे, उसकी फिनिशिंग इंडिया में करेंगे। पहले हम फिनिशिंग वहां कर रहे थे, वो बिजनेस चैलेंजिंग था, क्योंकि स्पेशली चाइनीज जो वहां पे इंपोर्ट्स हो रहे थे और जो चाइनीज लोकल प्लेयर वहां पे मैनेज कर जो ऑपरेट कर रहे थे। अब हम जाएंगे, हम अब ये टारगेट कर रहे हैं, इसका जो माल आएगा वो इंडिया में आएगा,
और जिसकी हम फिनिशिंग कंप्लीटली इंडिया में करेंगे। तो ये मेल्ट शॉप की जेवी है, ये वो पहले कोल्ड रोल की थी जिसमें हम स्ट्रगल करते हैं, जिससे हम बाहर आ रहे हैं। ओके एग्जैक्टली। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी बातों पे, सभी मुद्दों पे बातचीत की आपने, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी, एक्सपोर्ट मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट, और आई थिंक इस इंडोनेशियन जेबी को लेकर थोड़ा सा मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा था। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। जिन स्टिल आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट। मीनवाइल निफ्टी को देखिए, वो कॉल राइटर्स का जोन जैसे ही बाइसेक्ट हुआ 22,210, 212, 220, आप स्पाइक देखिए, निफ्टी अब करीब करीब 22,273 पे, यानी मात्र इस इंटरेक्शन के दौरान 100 पॉइंट का स्विंग। गजब। जरा स्पॉन्सर कौन कर रहा है इसको लेके आइए जरा प्लीज एक बार, निफ्टी के कंट्रीब्यूटर सर। आई थिंक इट्स HDFC बैंक। HDFC बैंक में कुछ हुआ है। HDFC बैंक आपके स्क्रीन पे करीब करीब 1445 से 1456 की ट्रैजेक्टरी में आ गया। शानदार मूव हुआ। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद यतिन से बातचीत करेंगे और आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड छोटे से ब्रेक के बाद लेके आते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा इंडेक्स ट्रेस होता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा विषय को बदलूंगा और जरा एक बार आप स्क्रीन पे भारतीय एयरटेल लेके आइए। क्या गजब की तेज़ी और अपने करियर के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये आई थिंक तेज़ी के पीछे एक कारण भी है। इनकी कॉन कॉल के बाद एक बहुत अच्छी तेज़ी आई। कॉन कॉल में एग्जैक्टली क्या कहा गया, साथ ही साथ ब्रोकरेज व्यूज़ क्या है, भारतीय पर आइए सुनते हैं। यतिन, एग्जैक्टली कॉन कॉल के जो मेन क्रिटिकल पॉइंट्स थे यतिन, वो क्या थे जिसके बाद ये तेज़ी आई है कमेंट्रीज में? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए, तीन मेन चीज़ जो कॉन्फ्रेंस कॉल में डिस्कस हुई भारतीय एयरटेल के, सबसे पहले टैरिफ हाइक जो अब इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत का विषय बन गया है, क्योंकि जो रिटर्न रेशियोज है काफ़ी कम है। तो भारतीय को लगता है कहीं ना कहीं जो रिटर्न रेशियोज इंप्रूव करने के लिए टैरिफ हाइक काफ़ी ज़रूरी होगा। और 300 रुपये आरपू अगर इंडस्ट्री का हो भी गया, फिर भी ग्लोबली सबसे सस्ता का टेलीकॉम जो उपभोक्ता है वो भारत में आपको मिलेगा। जहाँ तक कि डेट का सवाल है और केपेक्स का सवाल है, दोनों में कमी आने वाली है और कहीं ना कहीं ये बाजार को चीज़ें पसंद आ रही हैं। बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने टारगेट बढ़ाए हैं भारतीय एयरटेल के। और नोमुरा की बात करें तो इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है भारतीय एयरटेल पे 1550 के टारगेट के लिए। और कहीं ना कहीं जो डेट कम करने की बात है और जो टैरिफ हाइक होने वाला है जिसके अंदर आरपूज भारतीय के बढ़ने वाले हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी। और कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल, जियो, इन सभी को टैरिफ हाइक करना पड़ेगा, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। ओके, तो ये 3-4 क्रिटिकल पॉइंट्स थे और जिसके चलते आज स्ट्रॉन्ग मूव। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है वरना विस्तार से बातचीत करते हैं आपसे, लेकिन अब एक काम करते हैं, यहाँ से सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुरु जी, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है टाटा कम्युनिकेशन में। एक स्क्वीज सी बनी हुई है और यहाँ से मैं एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो इसकी जो 1800 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है, करीबन 45-46 पे ट्रेड कर रही है, 45-46। इसको खरीद के 30 के जस्ट नीचे 29-28 पे स्टॉप लॉस लगाइए। और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 65 से लेके 70, 75 तक भी जा सकता है, 65-70 टारगेट मान के चले। ओके, टाटा कम्युनिकेशन के 1800 की कॉल ये आप पिक कर सकते हैं। खैर, अब इंडेक्स थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ एक बार फिर से इट्स 22,263, थोड़ा सा 300 की ट्रैजेक्टरी में गया, फिर वहाँ से बैकफुट पे आता हुआ। बट याद रखिएगा ड्यूरिंग द डे इट्स एक्सपायरी डे, कुछ भी हो सकता है। अभी 200 का कॉल राइटर था, वो ट्रैप हुआ, 100 पॉइंट का स्विंग आया, 305, 310 फिर निकला। तो इस बार ट्रैप शायद 300 का कॉल राइटर हो, तो नज़र रखिएगा उस चीज़ पे। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है। 300 अगर ट्रैप हुआ 305 तो शायद 100 पॉइंट का स्विंग फिर मिले। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज हर्षता के साथ कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।